स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th के इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल का अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि किसी भी प्रकार के आने वाले इस चैनल पर अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? उत्तर होगा मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। यानी कि देखिए, जो मध्यकाल के गांव होते थे तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि उस गांव का ना हो और उस समाज और संस्कृति का ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। ठीक, और विदेशी को हिंदी भाषा में हिंदी के लिए शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है उसको परदेशी और फारसी में अजनबी प्रयुक्त किया जाता है। आइए अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे उल्लेखित बातें सही या गलत हैं उसको बताना है। यानी कि नीचे जो बातें दी गई हैं उसमें कौन सही है कौन गलत है उसको बताना है। कौन नंबर प्रश्न है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ये सही है। दूसरा नंबर ख नंबर प्रश्न है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, ये भी सही है। ग नंबर प्रश्न है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, ये भी सही है। घ नंबर प्रश्न है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर के शासक थे, ये गलत है। क्योंकि देखिए, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो था वह दिल्ली का शासक था, ना कि असम, मणिपुर और कश्मीर का। हमारा तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें, यानी कि जो खाली जगह दिया गया है उसको भरना है। क नंबर प्रश्न है, अभिलेखों में डैश रखे जाते थे, तो क का उत्तर होगा अभिलेखों में दस्तावेज रखे जाते थे। ख नंबर, डैश 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था। ख का उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी जो था वह 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था। और ग नंबर हमारा प्रश्न है, डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं, तो इसका उत्तर होगा आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी इत्यादि जो है इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। उत्तर, 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया था। यानी कि देखिए, 700 और 1750 के बीच की जो काल है इसमें बहुत सारे नए नए प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए, विकास हुआ। सिंचाई के लिए उसमें राहत प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा, कटाई के लिए चरखे का प्रयोग किया जाने लगा और युद्ध में बारूद वाले हथियार के उपयोग बढ़ गए। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। उत्तर होगा, हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परिवर्तन में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों ने दैविक अवस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा जो ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ जो कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि देखिए, जो 5वां नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है वो बोल रहा है कि इस काल के दौरान यानी कि 700 से लेकर 1750 तक इस बीच के दौरान मुख्य धार्मिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं उनकी जानकारी देना है। तो देखिए, इस हजारों वर्ष के जो दौरान जो धार्मिक परिवर्तन हुए हैं उसमें दैविक अवस्था में व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर भगवान
के साथ कनेक्शन किया जाता था। और हिंदू धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, उसमें नए नए देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू होने लगा। जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। पुरोहितों का महत्व बढ़ गया, जो यानी कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका महत्व बढ़ जाता है इस काल में। और इसी काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भगवान या गॉड को चैटिंग के रूप में, यानी कि गाने और भजन के रूप में तुम डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो। ये कर्म कांडों के आलोचक थे। और इसी काल के दौरान 7वीं में इस्लाम भारत में आता है और 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म भारत में अपना पैर पसारने लगता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? उत्तर होगा, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 13वीं सदी में जब फारस के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। यानी कि देखिए, हमारा जो भारत है वह हिंदुस्तान शब्द का अर्थ अलग अलग कालों में कैसे बदला है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक फारस के 13वीं शताब्दी के इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया था जो कि गंगा और यमुना के बीच वाले स्थित क्षेत्र होते हैं उनके लिए, और पंजाब हरियाणा से आस्य था। सबसे पहले बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जब किया 16वीं शताब्दी में, इस उपमहाद्वीप के पूरे भूगोल और पशु पक्षी तथा यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए किया था। यह जो प्रयोग था वह 14वीं शताब्दी के अमीर खुसरो के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक, तो इस तरह अलग अलग समय में भारत यानी कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अलग अलग उसका अर्थ बदला है। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उत्तर होगा, जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों का एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। यानी कि देखिए, जाति जो थी उस समय तो अपने मामले को कैसे नियंत्रित करती थी, तो उसके लिए जाति पंचायत हुआ करता था जो कि गांव के बड़े बुजुर्ग जो होते थे उसके सदस्य होते थे और यही जाति के नियमों को लागू करवाते थे। जातियाँ अपने अंदर के जातिगत कलह को खुद ही सॉल्व करती थी। एक तरह से बोला जाए तो वह न्याय का भी काम करती थी और पुलिस यानी कि रखवाली और नियम कानून बनाने यानी कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों का काम करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदलीय समाज से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, सर्वदलीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य इत्यादि। यानी कि सर्वदलीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, हमारा प्रश्न है। तो देखिए, सर्वदलीय साम्राज्य उसको बोलते हैं जो कि अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना होता है, जैसे कि सल्तनत साम्राज्य और मुगल साम्राज्य इत्यादि हो सकता है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी? तो उत्तर होगा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्या आती थी। 1 नंबर, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने के में दिक्कत आती थी। दूसरा होगा, आज हमें लेखक की मूल्य पांडुलिपि शायद ही कहीं मिल पाती है, यानी कि लेखक का जो ओरिजिनल मूल्य पांडुलिपि होती है वो शायद ही कहीं मिल पाती है। जितनी भी मिलती है अधिकतर उसमें से उसका कॉपी होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मूल्य पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द या कोई वाक्य
सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ के विभिन्न विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो जाती थी। यानी कि देखिए तीसरा नंबर पॉइंट तो जो था कि मूल पांडुलिपि के जो प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाई जाती थी तो उसमें शब्दों और वाक्यों का फेरबदल हो जाता था। इस तरह सदियों दर मतलब बहुत सालों के दौरान इस तरह पांडुलिपियों का कॉपी और बनते गया, जिसके कारण बहुत सारे शब्दों और वाक्यों में परिवर्तन के कारण उनके मूल्य रूप में परिवर्तन बहुत भास्ट लेवल पे हो जाता था। चौथा नंबर पॉइंट होगा इतिहासकारों को बाद में लिपकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? उत्तर, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही इतिहास के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहासकार को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। यानी कि देखिए जो इतिहासकार होते हैं वह मूल रूप से कालखंडों का विभाजन जो करते हैं वह आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर किया जाता है। इस तरह प्राचीन समय से ही मतलब इतिहासकार जो है उसको भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालखंड। ठीक है, जबकि ब्रिटिश जो इतिहासकार होते हैं वह भारत को 3 अलग धर्मों के हिसाब से 3 अलग कालखंडों में बांटते हैं। एक हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम धर्म और तीसरा अंग्रेजी।